दोस्तों नमस्कार। आजकल हमारे देश में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने का एक फैशन चल रहा है और सब लोग ये सोचते हैं कि शायद इससे गरीबी दूर हो सकती है, इससे खेती की समस्या दूर हो सकती है। हम आप सब जानते हैं कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से ही हम गांव गरीब की चिंता करते रहे हैं और हमारी सरकारें हमेशा कोई ना कोई योजना गरीबी हटाओ के लिए या खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लाती रही हैं। इसी क्रम में हमने पहले IRDP चलाया, स्व सहायता समूह बनाए, विलेज लेवल के ऑर्गेनाइजेशन बनाए, माइक्रो फाइनेंस का काम किया, थ्रिफ्ट क्रेडिट का काम किया, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई, म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाई और फिर कंपनी एक्ट में 2002 में एक अमेंडमेंट आया और उसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO बनाने का प्रोविज़न रखा गया। तब से ये काम शुरू हुआ है। हमने मध्य प्रदेश में पहली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी 2004-05 सिरोंज विदिशा में रजिस्टर की थी और तब से मैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आज तक लगातार काम करता हूं। हम ये देख रहे हैं कि जो लोग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां बना रहे हैं या कोई भी बिजनेस जब शुरू करते हैं, चाहे वो किसी बिजनेस परिवार से आया हुआ बच्चा हो, स्टार्टअप हो या परंपरागत बिजनेस हो, तो हम कई गलतियां करते हैं और इसी तरह की गलतियां स्वाभाविक हैं कि जो लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं या चला रहे हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे बिंदुओं को लिस्ट आउट किया जाए और लोगों के ध्यान में लाया जाए कि हम जाने या अनजाने किस तरह की गलतियां कर रहे हैं और अगर हम इन गलतियों से सीखते हैं तो हम अपनी संस्था को अच्छी तरीके से चला सकते हैं और जिस उद्देश्य के लिए हम ये संस्था बना रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकते हैं। गलतियां सुधारने के दो तरीके हैं, या तो आप किसी दूसरे की गलती से सीखें और वो गलती को ना दोहराएं, और दूसरे ये है कि आप खुद वो गलती करके घाटा उठाएं, परेशानियां उठाएं और फिर उससे सीखें। हम ये भी जानते हैं कि बिना गलती किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, मगर एक ही गलती को बार बार अगर किया जाए तो वो समझदारी नहीं है। हर बार नई गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं कि कौन से वो 10 चीज़ें हैं जो गलतियां फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते समय हो रही हैं। पहली गलती ये है कि हमारा गोल स्पष्ट नहीं है। हम किस प्रॉब्लम के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं और इसको हम बहुत क्लियरली डिफाइन भी नहीं करते हैं। हम ये बात करते हैं कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे या हम गांव और गरीबी को दूर करेंगे। अब गरीबी शब्द और खेती एक ऐसा विषय है जिसके अनेक पहलू हैं, बहुत सारे डायमेंशन हैं। अब सभी डायमेंशंस पर हम काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें प्रारंभ में ये निश्चित करना होगा कि हम इस पूरे 360 डिग्री जो पॉवर्टी या एग्रीकल्चर है इसके किस पर्टिकुलर डायमेंशन पर काम करना चाहते हैं। तो जब भी आप किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर से पूछो, उनके प्रमोटर ऑर्गेनाइजेशन से पूछो या उनके CEO से पूछो, तो वो बहुत स्पेसिफिक जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते हैं और यही पहली गलती है जो हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के समय कर रहे हैं। दूसरी गलती है कि हमें FPO के आइडिया से प्यार हो गया है और हम ये जानते हैं, मानते हैं कि यदि हम एक FPO बनाएंगे, किसानों को संगठित करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आया हूँ, मैं पूरी दुनिया बदल के रख दूंगा। ये जो प्यार है इस समस्या से, ये इनकम्प्लीट आइडिया है, ऐसा कभी होता नहीं है, कोई कर नहीं सकता है। तो आपको भी इस आत्ममुग्धता से बाहर आना होगा क्योंकि आप भी ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना है
और आपको समस्या से प्यार नहीं करना है, समस्या का समाधान निकालना है जो आज मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो वो आपके एफपीओ का क्या समाधान होगा जो आउटसाइड द बॉक्स है, जो वर्तमान में लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखें कि जब भी हम एफपीओ बना के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो प्राइवेट व्यापारी हैं, जो कृषि आदान बेचने की काम करते हैं, खाद बीज दवाई, या जो मंडियों में व्यापारी काम कर रहे हैं, हम उसी मॉडल की कॉपी कर रहे हैं। ये मॉडल कॉपी करके हम उनके साथ कंपटीशन नहीं जीत सकते हैं और हम किसानों की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसानों की समस्याएं हैं ही इसी कारण कि ये प्राइवेट व्यापारी डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप और मंडी का जो सिस्टम है उसकी वजह से ही ये समस्याएं हैं। तो अगर उसी की कॉपी आप करते हैं तो आप अपने फार्मर प्रोड्यूसर को ठीक ढंग से आगे नहीं ले जा सकते हैं। वो इन लोगों के साथ जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आप हार जाएंगे। तो इनसे उलट कोई चीज़ हमें करना होगी, वो सोचना होगी अपनी रणनीति। तीसरी जो गलती हम कर रहे हैं वो है कि हम अपने आइडिया को मार्केट में टेस्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक चीज़ सोच ली और फिर हम उसमें पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सरकारें भी अनुदान देती हैं। आजकल बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जो CSR में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। तो हम बिना टेस्ट किए सीधे निर्यात करने की, फ्यूचर ट्रेड की या कोई प्रोडक्ट बनाने की बात करने लगते हैं और हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास क्या मार्केट फिट कोई सॉल्यूशन है। हमने कोई मिनिमम वैल्यू मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP बनाया है क्या, उसको टेस्ट किया है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी हम रणनीति बना रहे हैं उसको पहले छोटे स्केल पर टेस्ट करें और जब उसके सकारात्मक परिणाम आए तो ही उसको स्केल अप करें। नहीं तो आपके पास जो साधन आ रहे हैं, जो सुविधाएं आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और आप बड़े स्केल पर जब प्रयोग करेंगे और फेल होंगे तो भारी नुकसान होगा समाज में और ख़ासतौर से किसानों के बीच, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बीच हमारी प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। तो हमेशा हमें छोटे लेवल पे अपने आइडिया को प्रयोग करके देख लेना चाहिए। चौथी जो गलती हम लोग कर रहे हैं वो है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को बदलते नहीं हैं। हम सूटेबल स्ट्रेटेजी नहीं डेवलप करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ही स्ट्रेटेजी पे लगे रहते हैं और हम कुछ ये हमेशा ब्लेम करते हैं कि सामने वाले की गलती की वजह से या उनके द्वारा सपोर्ट ना करने की वजह से हमारा नुकसान हुआ है। कभी हम सरकारी तंत्र को दोष देते हैं, कभी किसानों को दोष देते हैं, कभी कंपनियों को दोष देते हैं। तो जब भी कोई बिजनेस करने वाला व्यक्ति दूसरे को दोष देने लगता है तो आप समझ जाइए कि वो बिजनेस करने योग्य नहीं है। हमें हमेशा अपने आइडिया को पिवट करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। आप और हम नहीं जानते हैं, हम भविष्यवक्ता नहीं हैं कि कौन सा आइडिया चलेगा या कौन सा आइडिया नहीं चलेगा। आज जितनी भी कंपनियां सक्सेस हैं या जितने भी बिजनेस हाउस हैं वो एक ही आइडिया पे काम बदल बदल के करते रहे हैं। तो तरीका हमें करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। पांचवी जो गलती हम कर रहे हैं वो है कि हम ये असेस नहीं करते कि हमारे लिए कितना बड़ा बाजार है। हम ये मानते हैं कि हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है और हम सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए खाद्यान्न उत्पादन करेंगे। हमारे इलाके में हजारों लाखों किसान हैं, उनको हम जोड़ लेंगे। ऐसे नहीं होता है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा टेम क्या है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कितने बड़े मार्केट पे हम काम करना चाहते हैं। जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक आप अपना एरिया, आपकी मेंबर्स, अपने गोल, टारगेट, टीम, ये सब बिल्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको टेम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट डिसाइड करना चाहिए। छठवीं गलती जो हम करते हैं कि हम ये मान के ही चलते हैं कि लोग हमारे साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप जिन किसानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं क्या वो आपके आइडिया से सहमत हैं?
क्या वो आपकी मेंबरशिप तो ले लेते हैं, पर वो आपके साथ बिजनेस नहीं करते हैं। आज भी बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो जिनसे हम बात करते हैं, वो बोलते हैं उनके पास 10,000 सदस्य हैं, किसी के पास 4,000 सदस्य हैं, किसी के पास 400 सदस्य हैं। पर उनसे जब पूछो कि आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, तो हमें आज तक कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिली जिसका टर्नओवर मध्य प्रदेश में ऐसा हो कि जो उनके मेंबर हैं, जो वो संख्या दिखा रहे हैं, उससे मैच करता हो। तो ये क्या दिखाता है कि कागज़ के ऊपर अगर हम मेंबर बना भी लेते हैं, शेयर होल्डर बना भी लेते हैं, तो उसका ये अर्थ नहीं होता है कि वो हमारे साथ बिजनेस करेंगे। तो हमें ये गलती नहीं करना है और हमें उन्हीं लोगों को अपना मेंबर बनाना चाहिए जो हमारे बिजनेस आइडिया में भरोसा करते हैं, जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। सातवीं मिस्टेक जो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि हम कॉम्पिटिटर्स को देखते नहीं हैं। हम कॉम्पिटिटर्स से तुलना नहीं करते कि वो किस तरह की बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं और हमें किस तरह के बिजनेस मॉडल पर काम करना है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं तो आप एक प्राइवेट व्यापारी को देखते हैं कि उनने पूरा पैसा लगा के अपना गोदाम भरा हुआ है और किसान उनके यहाँ आके सामान उठा रहे हैं। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां भी ये कोशिश कर रही हैं कि वो वर्किंग कैपिटल उधार लें, एनबीएफसी से उधार लें और सरकारी जो अनुदान मिला है उससे मटेरियल खरीदें, अपनी दुकान भर लें, उनके मेंबर उनके यहाँ आके खरीदें। अगर इस तरह की दुकान खोलना है तो वो तो ऑलरेडी खुली हुई है, फिर एक और दुकान खोलने की जरूरत क्या है। या वो जिस तरह मंडी में व्यापारी खरीदते हैं और फिर बिना ग्रेड के, बिना वैल्यू एडिशन के आगे बेच रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी व्यापारी बेच ही रहे हैं, उसमें बेच के आप क्या वो किसान को फायदा दिला रहे हैं। तो अगर हम अपने कॉम्पिटिटर के मॉडल को ही कॉपी कर रहे हैं तो हम उनसे कभी आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे पास उन जैसे संसाधन नहीं है, हमारे पास उन जैसे नुकसान करने के लिए पैसा नहीं है कि हम उनसे लड़ सकें। तो एक आदमी जो पिछले 30 साल से या 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से काम कर रहा है और एक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो आज खड़ा हो रहा है, वो सेम स्ट्रेटेजी पे अगर काम करे तो कभी सफल नहीं होगा। तो हमें अपने लोगों को समझना चाहिए कि हमारी प्रतिस्पर्धा किससे है, हमारा कंपटीशन किन लोगों से है और उन लोगों के क्या रूल हैं, गेम के क्या रूल हैं और हम क्या रूल फॉलो करने वाले हैं। क्या हम वही सेम रूल फॉलो करने वाले हैं जो वो फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनसे कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। आठवीं गलती जो हम लोग करते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि सरकार हमें मदद करे, सरकारी अधिकारी कर्मचारी हमें मदद करें, सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि हम मोनोपोली में काम कर सकें। ये कभी नहीं होगा, ये बिजनेस है दोस्तों, ये समाज सेवा नहीं है। तो आपको ऐसी संस्था बनाना है कि क्या आप कोई एफपीओ बिना सरकारी मदद के चला सकते हैं, क्या किसी बिना सपोर्ट के आप इस संस्था को चला सकते हैं। जैसे कोई भी प्राइवेट स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तो वो कभी कोशिश नहीं करता कि सरकार उन्हें मदद करे, सरकार उन्हें मदद करती है। सरकार बहुत सारे अनुदान देती है, योजनाएं बनाती है, पॉलिसी में चेंज लाती है, पर वो पूरी तरह निर्भर इस बात पर नहीं होते हैं कि वो सरकार की मदद से ही बिजनेस कर पाएंगे। हम जब भी बात करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो या तो मैन्युफैक्चरर्स को ब्लेम करने लगते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को ब्लेम करने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमें ऐसी संस्था विकसित करने की ज़रूरत है जो बिना सरकारी अनुदान के चले। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सरकारी अनुदान या सहायता नहीं लीजिए, आप जरूर लीजिए, पर आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाइए जो बिना अनुदान के चल सके। अगर आप अनुदान की बैसाखी पे ही चलते रहे तो हमेशा आप लंगड़े ही रहेंगे। हमने ये गलती हमेशा रूरल डेवलपमेंट में और लाइवलीहुड में की है कि जब हम अनुदान देते हैं तो हम उस आदमी को न केवल गरीब बनाते हैं बल्कि हम उसको भिखारी बना देते हैं। और गरीबी और भिखारीपन एक ऐसी स्थिति है जिससे कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता है। तो अनुदान के पैसे से आप बिजनेस को बढ़ाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है अनुदान लेने के, पर अनुदान पर निर्भर होकर कंपनी चलाना कि अनुदान नहीं मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी, स्टाफ काम छोड़ के चला जाएगा, वो कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। तो क्या हम ऐसी रणनीति
अपना रहे हैं। जो अगली गलती हम करते हैं नौवीं, वो है कि हम जो मॉडल तैयार कर रहे हैं, हम किसानों को जब बात करते हैं तो कभी भी बिजनेस में फाइनेंसिस की बात नहीं करते कि आज वो इनपुट जो खरीद रहे हैं उसकी क्या लागत है, आज जब वो मंडी में बेचने जा रहे हैं तो क्या लागत है, वहाँ उन्हें क्या मिल रहा है, उसका जब तक आप हिसाब नहीं बनाएंगे और किसानों को जब तक पैसे के टर्म में नहीं समझाएंगे, तब तक उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। आपको भी वैल्यू चेन समझ में नहीं आएगी, आपको भी सप्लाई चेन समझ में नहीं आएगी कि बैकवर्ड लिंकेज क्या है, फॉरवर्ड लिंकेज क्या है, किस स्टेप पे कितना खर्चा हो रहा है और एफपीओ क्या क्या खर्चा बचाएगा, कैसे बचाएगा। तो इसको पैसे के टर्म में समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसे की जो याददाश्त है वो बहुत बड़ी याददाश्त होती है। गांव में कोई भी बिना पढ़ा लिखा महिला पुरुष हो, वो नोट पहचानते हैं। अगर कोई आदमी पागल हो जाए और वो सब रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को, सबका नाम भूल जाए, लेकिन वो नोट पहचानना नहीं भूलता है, क्योंकि नोट की याददाश्त बहुत होती है। तो प्रोड्यूसर कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी बनाते समय हर स्टेप पे अभी किसान क्या खर्चा कर रहा है और आप किन किन स्टेप को कम करके किसान का खर्चा बचा सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पे, ये अगर आप समझाते हैं तो आपको भी बिजनेस की क्लियरिटी होती है। आप मार्केट सर्वे करेंगे, खर्चा निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा हो रहा है। हम ये बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि केवल हम एफपीओ कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर लेंगे तो वो अलादीन का चिराग है और वो सब समस्याएं उससे हल हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। और जो 10वीं मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं कि हम सेल्फ सस्टेनेबल स्केलेबल बिजनेस नहीं बना रहे हैं। क्या कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी हम ऐसी बना रहे हैं जो हम स्केलेबल कर सकें? देखिए, आज हम होड़ में कंपनियां रजिस्टर करते जा रहे हैं। आप किसी भी, मैं बहुत सारे जो हमारे एनजीओज हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे जब बात करता हूं तो वो कहते हैं साहब मेरे पास 30 एफपीओ, किसी के पास 50 एफपीओ हैं। जब आप सरकार में बात करते हैं तो किसी योजना में 200 एफपीओ बने हैं, किसी में 600 एफपीओ बने हैं। आप जानते हैं कि हम एफपीओ कंपनी एक्ट में रजिस्टर करते हैं, कंपनी एक्ट 2013, जिसमें कोई भी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होती है, जितनी भी मार्केट में कंपनियां हैं। तो इतने एफपीओ बनाने की जरूरत है? आप एक एफपीओ रजिस्टर करके पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। पर हम क्या सोच रहे हैं कि जितने ज़्यादा एफपीओ होंगे उतना बड़ा मेरा वजूद होगा। ये हमारी गलतफहमी है। बहुत सारे जब एफपीओ आप रजिस्टर करते हैं तो उनकी कंप्लाइंसेस होती हैं, उनके खर्चे होते हैं, ऑफिस चलाने के, रन करने के। वो खर्चे कहाँ से आएंगे, हम ये नहीं सोचते हैं। तो हमें बहुत संख्या में एफपीओ बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ही एफपीओ को कई एरिया में पूरे दुनिया तक ले जाने की जरूरत है। और आप उसमें कितना भी मेंबर बना सकते हैं, आप शेयर होल्डर बनाता सकते हैं, आप सर्विस मेंबर बना सकते हैं। तो एफपीओ की संख्या बढ़ाने की गलती ना करें। और हम अगर इन गलतियों से बचते हैं तो हम एक अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा एफपीओ बना सकते हैं। और निश्चित ही हम न केवल अपनी संस्था को सस्टेनेबल और स्केलेबल बना सकते हैं, बल्कि आप ये सोचिए कि जब आप मर जाएंगे तो वो संस्था अपने आप कैसे चलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि वो आपके ही ऊपर डिपेंड करती है तो वो सस्टेनेबल आइडिया नहीं है। जब आप सो रहे हैं और तब आपकी संस्था में पैसा आ रहा है, लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, कस्टमर आपको पैसा दे रहा है, तो वो सस्टेनेबल बिजनेस है। तो ऐसी कोशिश करने की ज़रूरत है कि हम एफपीओ को इंडिपेंडेंट बनाएं, हम अपने ऊपर डिपेंडेंट न बनाएं। अगर हम अपने ऊपर या सरकार के ऊपर डिपेंडेंट बनाए रखेंगे तो ये कभी संस्था चलने वाली नहीं है। तो दोस्तों, इन गलतियों से सीखें। और ये गलतियां 2004-05 से जब से एफपीओ बनना शुरू हुए हैं तब से लोग करते जा रहे हैं, तो इनको ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।